कर रहे थे, तो वहीं वाले पार्ट से अभी हम लोग अपना काम करना कैसा कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिए थे, जिसका आंसर्स मैं डिक्लेयर कर देती हूँ करके कि वो कैसे क्या है। इन केस अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा होगा करके, तो वो मुझे बता देना करके कि या फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में उस वाले क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेंगे करके, ठीक है। तो 10th से तुम लोगों को होमवर्क देना शुरू किया था, तो देख लो करके क्या है करके तुम लोगों का। इसका आएगा, रुको रुको एक मिनट, हाँ इसका आएगा थर्ड वाला, एक मिनट, ये इसका है आंसर नंबर 3, ठीक है। 11th का है, 11th का आंसर एक्चुअली मेरे पास नहीं है। बोला जा रहा है सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेडियस ऑफ एन एटम। अच्छा ठीक है, तो मेटालिक वेंडर वैल्यूज ऑफ वेंडरवॉल रेडियस आर लार्जर देन दोज ऑफ कोवैलेंट रेडाई, ये तो ट्रू है ना। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वेंडरवॉल फोर्सेस आर मच वीकर देन द फोर्सेस ऑपरेटिंग, ये ट्रू है। तो जो पहली स्टेटमेंट है देखो, ये तो ट्रू है। अच्छा, मेटालिक रेडियस है स्मॉलर देन वेंडरवॉल, ऑब्वियसली वेंडरवॉल सबसे बड़ा होता है करके, ठीक है। तो इसके बोथ आर करेक्ट, इसका है आपका थर्ड वाला पार्ट, यानी कि इसका आंसर आएगा 3, 11 का 3। अच्छा, अब आ जाते हैं 12th वाले पार्ट में। 12th वाला क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दो स्पीशीज इज, सबसे छोटा तो देखो हाइड्रोजन ही होता है करके, तो उस पर क्या कमेंट करना, हाइड्रोजन। अच्छा, और इसके बाद तुमसे पूछा जा रहा है कि इन आयंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो देखो, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आ गए यानी कि 18, सल्फर में 16 और 2 आ गए यानी कि 18, क्लोरीन में 17 होते हैं, 1 आ गया यानी कि 18, यानी कि ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। और इसके बाद क्या ये लोग सेम ग्रुप के हैं? नहीं, ये लोग पीरियड में आते हैं। जैसे पहले आता है आपका फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, उसके बाद क्लोरीन आता है, तो इधर जाने पे साइज़ क्या होता है, घटता है। तो ऐसा ही सेम पैटर्न उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में भी आपको देखने को मिलता है, राइट, ऐसा ही सेम पैटर्न। तो अभी इस हिसाब से अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूँ, तो देख लो तुम लोग कौन सा वाला आंसर तुम लोगों का फिट बैठेगा करके वाला चेक कर लो ऑप्शंस उसमें। तो अभी यहाँ पर कहाँ है वो ऑप्शन, वो ऑप्शन अपन को दिख रहा है 13 के 1 में, राइट, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, फॉस्फोरस, उससे छोटा कौन होगा, सल्फर, और सबसे छोटा कौन होगा, Cl नेगेटिव। ये हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है करके, राइट, कि ऐसा होना चाहिए, बराबर। तो क्या ये सही है? हाँ, हम तो बोलेंगे कि हाँ ये सही है। हम बोलेंगे कि ठीक है, ये वाला ऑर्डर आप रख लो, ये वाला S⁻²- ये वाला Cl- वाला ये ऑर्डर रख लो। लेकिन जब भी हम लोग किसी आयोनिक स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा Z/E का रेशियो निकाला करो, वो भी जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में है तो नहीं, Z/E आपका E का रेशियो निकालो, Z/E के रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। कभी भी ऐसा अपना जो ट्रेंड हम लोग न्यूट्रल एटम में चलाते हैं, वही ट्रेंड आप एक आयन में भी लगाओगे, ऐसा काम मत करना, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें Z/E का अगर रेशियो निकालोगे तो फॉस्फोरस कितना आता है, इसका Z, फॉस्फोरस का Z है 15 और E कितना है 18, ठीक है। तो 18 तो सभी में है वो, तो P3 नेगेटिव कहाँ सॉल्व करते हैं, या नीचे सॉल्व कर लेती हूँ। P3 नेगेटिव Z है इसका 15 और ये हो गया 18, फिर S2 नेगेटिव इसका है 16 और फिर ये हो गया 18, और Cl नेगेटिव इसमें आएगा ये 17/18। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि इंक्रीजिंग Z/E का रेशियो क्या है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा Z और उसके बाद E का रेशियो, तो इस हिसाब से तुम उसको अरेंज करने के लिए जाओ, तो अरेंज करने के हिसाब से क्या आ जाएगा आंसर, वही आएगा। देखो, सबसे बड़ा Z/E किसका है, इसका है, ये Z/E का रेशियो है। अच्छा, Z/E को ऐसा फोर्स ट्रीट करो कि प्रति इलेक्ट्रॉन करके कितना वो फोर्स फील कर पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा Cl को फोर्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो वही आंसर है जो हम लोगों ने देखा था करके, कि Cl नेगेटिव सबसे छोटा होगा, फिर S2 नेगेटिव और P3 नेगेटिव, ठीक है। आंसर वही आता है, लेकिन उसमें फिर से एक बात याद रखना, हमेशा चीज़ों को कैसे अरेंज करना, उनके Z/E के अकॉर्डिंग मतलब अरेंज करना, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सेफ अपन रहते हैं करके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को तुमने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा कि ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, और उसके बाद कार्बन दिया हुआ है। अब इनमें से तुमसे पूछा जा रहा है करके कि किसमें आपको ऐसा लगता है करके करेक्ट ऑर्डर। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियस है कि ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा होगा, राइट। अच्छा, तो ब्रोमीन सबसे बड़े ऑप्शन में कहाँ है उसको ढूंढ लेते हैं। तो
ए में है यानी कि 1 में है और यानी कि 4 में है, तो ये 3 तो नहीं हो सकता और 2 तो नहीं हो सकता। अब 1 बचता है और 4 बचता है। ओके, अब बचते हैं हमारे पास ये दोनों। अच्छा, सी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये लोग आपस में कहाँ के हैं, ग्रुप के हैं, तो उनमें सबसे छोटा ऑर्डर क्या है, ये होना चाहिए ऑर्डर फॉलो, बराबर। ब्रोमीन से पहले क्या आना चाहिए, क्लोरीन, तो ब्रोमीन से पहले क्लोरीन तो यहाँ भी आया है। बस ये फ्लोरीन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में हमें सोचना है, तो वो बाद में सोचेंगे। बचे हुए क्या है, ऑक्सीजन बचा है, कार्बन बचा है, फ्लोरीन बचा है। ये लोग पीरियड के लोग हैं, और अगर ये लोग पीरियड के लोग हैं तो इन लोगों में आपको जब पूछना हो कि साइज़ सबसे बड़ा किसका होगा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ घटता है, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा, कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और उसके बाद फ्लोरीन का। यानी कि 14th का आंसर गलती से भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये वाला ऑर्डर देखकर टिक मत मार देना, उसे पीरियड के हिसाब से भी उसको चेक करना और फिर पीरियड के हिसाब से कमेंट करना। सो आंसर विल बी फर्स्ट। अच्छा, विच सीरीज ऑफ एलिमेंट शुड हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2 तरीक़ों से किया जा सकता है करके, इस क्वेश्चन को करके बहुत ही सिंपल है। पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है, अगर उनका रेडियस सेम चाहिए आपको, ऑलमोस्ट सेम चाहिए, तो पहले तो वो लोग पीरियड के होने चाहिए, ग्रुप के तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रुप में क्या हो जाता है, नए शेल्स ऐड होते हैं, तो ग्रुप के लोग तो कैसे सेम हो सकते हैं, तुम वही सोचो, दे कैन नेवर बी सेम, बराबर। वो लोग कभी भी क्या नहीं हो सकते, उनका सेम साइज नहीं हो सकता। तो आखिरी ऑप्शन आपको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए करके। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है, आखिरी ऑप्शन गया लिथियम बेरिलियम बोरॉन। अच्छा, इस पे बाद में सोचेंगे। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अच्छा ये भी एक ऑप्शन है, तो ये भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनको भी काट दो। अब तो अब बचा क्या, अब आपके पास कुछ और ही बचते हैं, एक बीच का और एक उधर का। तो देखो हमने डी ब्लॉक में ट्रांजिशन में पढ़ा था, तो उनका जो ग्राफ बनता है उनके साइज का वो कुछ ऐसा बनता है, तो उसमें फेरम यानी कि आयरन कोबाल्ट और निकल, इनका रेडियस कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया 3D सीरीज में। 16 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस। अच्छा, तो अभी इसमें लार्जेस्ट रेडियस, ये इसका एटॉमिक नंबर देख लो कितना है, एटॉमिक नंबर फटफट देख लो, 1s2 2s2 2p6, तो 12, यानी कि ये बात हो रही है मैग्नीशियम की, ठीक है, 12 यानी कि मैग्नीशियम। यहाँ पर ये कितना हो गया, 13 14 यानी कि सिलिकॉन, मतलब पीरियड में चल रहे हैं। ये हो गया आप लोगों का 13 यानी कि एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आ जाएगा 15 नहीं 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 5 17, सॉरी 17, और ये आ जाएगा आप लोगों का क्लोरीन करके। तो इसमें से लार्जेस्ट, तो पीरियड में आप जितना ज़्यादा जाओगे साइज़ आपका उतना ही छोटा होता जाएगा। सो इनमें सबसे बड़ा रेडियस अगर तुम्हें किसी का ढूंढना है तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा करके आप लोगों में यहाँ पर ये हो जाएगा 16 नंबर पे मैग्नीशियम का। सो आंसर विल बी 16 का करके कितना 1 करके, ठीक है, ये आ गया इसमें आंसर। 16 का कितना आ गया है, 1 आ गया। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, सोडियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम आर्गन। तो देखो आर्गन का सबसे बड़ा होगा क्योंकि नोबल गैस है ना, और नोबल गैस का रूल कहाँ वैलिड नहीं होता है, वो आखिरी के 2 पीरियड में, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा तो आपका आर्गन का ही होने वाला है, नो डाउट। तो आर्गन वाले ऑप्शन कहाँ का है, बस ये थर्ड ऑप्शन ही एक ऐसा अजीबोगरीब ऑप्शन है जिसमें तुम लोगों का आर्गन है उसको सबसे छोटा दिखाया गया है करके। तो देयरफॉर उस थर्ड ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है करके। अच्छा, अब बचे हुए ऑप्शंस में देखते हैं। अच्छा, और क्या है, अब बचता है आपका सोडियम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सभी के सभी एक ही पीरियड के हैं। हाँ, तो फिर अभी उसको क्या करें, अगर सभी के सभी सेम पीरियड के हैं तो जितना आप लेफ्ट में जाओगे उतना लेफ्ट में जाने पर आप लोगों को क्या मिलेगा करके, साइज छोटा मिलेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, सिलिकॉन का। अच्छा, और सोडियम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इनमें बड़ा कौन होगा, इसमें बड़ा होगा सोडियम, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम और उसके बाद होगा सिलिकॉन। मतलब सबसे बड़ा आर्गन, आर्गन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। तो आर्गन के पीछे उससे छोटे में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका आंसर है 17 का कितना 2, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आपको दिए हुए हैं, तो आपको उनके आयंस के रेडियाई बताने हैं। तो देखो पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम सब एक ही पीरियड के हैं। अच्छा, तुम ZYE से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पीरियड वाला रूल भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर वो सबके साथ सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसे में हम लोग जितना लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उतना लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाता है करके आपका क्या नाम है उसका, साइज़ डिक्रीज़ होता है।
तो सबसे छोटा साइज कायदे से किसका होना चाहिए करके आप लोगों का, ये आपका होना चाहिए Cl नेगेटिव का। तो अब देख लो Cl नेगेटिव का ऑप्शन कहाँ है करके, वाला ऑप्शन ढूंढ लो फटाफट। अच्छा, तो वाला ऑप्शन हमने ढूंढ लिया, एक ही जगह दिख रहा है वो, और वो है तुम लोगों का 4th। कोई भी इंसान कैसे तपाक से फिर इसमें आंसर मार्क कर देगा कि ये इसका आंसर है, ये लो रख लो करके। ठीक है, ये भी हम लोग रख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोगों को चीज़ें कैसा देख लेनी चाहिए शांति से कि जिस ऑप्शन को तुम मार्क कर रहे हो क्या वो ऑप्शन सही में सही है क्या। कई बार हम लोग जल्दबाजी में घाई कर देते हैं और ऐसा आंसर मार्क कर देते हैं। तो अभी इसमें सबसे बड़ा किसका होना चाहिए था, K+ का, राइट। सबसे अच्छा यहाँ पे K+ लिखा नहीं है एक्चुअल में, K+ आएगा वहाँ पे, ठीक है। कायदे से किसका बड़ा होना चाहिए था, K+ का, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इसको देखा, क्योंकि मैंने तो इसको देखा, किसको देखा, Cl नेगेटिव, क्योंकि पीरियड में जाने पे साइज क्या होता है आप लोगों का, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, तो मैंने उसको उठा के मार्क कर दिया, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये गलत है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लोग पॉजिटिव हैं और यहाँ पे आपके 2 लोग निगेटिव हैं। अगर या तो सब पॉजिटिव हो तो वो रूल लगाओ, या तो सब निगेटिव हो तो वो रूल लगाओ, क्योंकि अगर कुछ लोग पॉजिटिव होंगे कुछ लोग निगेटिव होंगे तो हमको पता है कि अनायन और कैटायन में फिर चेंजेस आने लगते हैं करके। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा करके, किसका बड़ा होगा, K+ और Ca2+, कौन बड़ा होगा। पॉजिटिव में जितना चार्ज बढ़ता है साइज उतना ही छोटा होता है, तो K+ बड़ा होगा। S2- और Cl नेगेटिव कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली S2- बड़ा होगा। तो अगर मैं सही तरीके से ऑर्डर देखूं, और अच्छा बिटवीन अनायन एंड कैटायन कौन बड़ा होता है, अनायन बड़ा होता है। तो इनडायरेक्टली सबसे बड़ा आपको साइज किसका दिखेगा, S2 नेगेटिव का, उससे छोटा Cl नेगेटिव का, ये रहा वो ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद K+ और Ca2+ में सबसे छोटा Ca2, यानी कि इसका आंसर है 3। तो इस तरीके से काम करना सीखो, ठीक है। अगर मान लेते तुम में से किसी का कोई आंसर भी मैच नहीं किया होगा तो उसमें इन्फॉर्म कर देना करके अपन उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल है। इसके बाद कंफ्यूजिंग टॉपिक थोड़ा सा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट आज तो हम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ किताबों में आपको एनर्जी वर्ड का प्रयोग ना देखते हुए तुम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा करके कि एंथैल्पी करके, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा एंथैल्पी, बोथ आर द सेम वर्ड्स, आप या तो एंथैल्पी वर्ड का प्रयोग करो या तो आप एनर्जी का प्रयोग करो करके, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग बातचीत सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं करके। जैसे एटम होता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटम होता है, एटम के अंदर में क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, क्या चीज़ कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे क्या करता है, FOA, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, कौन लगा रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट तो कर रहा है, बट कौन कर रहा है, तो इट इज अप्लाइड बाय न्यूक्लियस, इट इज अप्लाइड बाय न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। अब इमेजिन करो मेरे पास कोई एक रस्सी है जिसको मैंने पकड़ा ही, मैं ऐसे बस ये मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ये मेरे बाजू में एक रोप पड़ी हुई है, यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है, उसने देखा कि मेरे हाथ में रोप नहीं है, वो उठा के रोप को क्या कर लेगा, खींच लेगा फटाफट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ को मैंने होल्ड नहीं किया। बट इमेजिन करते हैं टग वॉर के जैसे एक रोप का एंड मैंने पकड़ के रखा है और दूसरे रोप का एंड सेकंड पर्सन ने अगर पकड़ के रखा है, और अगर उसको मुझसे क्या करनी है, वो रस्सी खींचनी है। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इस पॉइंट पे उस रस्सी पर x न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो जो सेकंड एंड पे जो पर्सन बैठा है उसको क्या करना पड़ेगा, मोर देन x न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रस्सी मेरे पास से छूटकर उसके पास चली जाएगी, नहीं जाएगी ना, अदरवाइज नहीं जाएगी ना। अगर वो x न्यूटन से कम अप्लाई करेगा तो नहीं जाएगी, अगर वो x न्यूटन से ज़्यादा भी करेगा और ही जा पाएगा, और इक्वल इक्वल में क्या सिचुएशन रहेगी, बैलेंस फोर्स रहेगा फिर वो, राइट, वो बैलेंस फोर्स होगा। उसको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा मुझसे अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी कैसा, जो मुझसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करके एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको भी तो एटम ने क्या करके रखा है, उसके पॉजिटिव सेंटर ने होल्ड करके रखा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में लेट्स इमेजिन करके कि ये एक पर्टिकुलर क्या रखा हुआ है करके, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या कर रहा है करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि काश ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाए
और काश मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ले जाऊं, तो ऐसा अपने आप तो होने नहीं वाला है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर उस ऑर्बिट से रिमूव करना है तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। व्हेन आई सप्लाई एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलेगी, और जैसे उसको वो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को लेने के बाद वो क्या करेगा, धीरे 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 वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन के अलॉन्ग, धीरे धीरे उसकी और वाइब्रेशंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बेसिकली हमने किया क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, बाय सप्लाइंग एनर्जी। मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बाय सप्लाइंग एनर्जी। तो जब मैं एनर्जी सप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो जो एनर्जी हमने दी, जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मैंने उसको दी ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जब मैं उसको वो एनर्जी सप्लाई कर दूंगी, तो मेरी एनर्जी सप्लाई कर देने के बाद क्या होगा करके, वहाँ पर उसका एनर्जी सप्लाई कर देने के बाद वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वहाँ पे कैटायन बन जाएगा। सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी करके। अच्छा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में बातचीत अपन थोड़ी और डिटेल में करते हैं। बातचीत और डिटेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ऐसा मैं बोले जा रही हूँ। चलो ठीक है, करना है। लेट्स इमेजिन यू हैव सोडियम एटम। तो सोडियम एटम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, राइट। या फिर अगर मैं इसका अभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, देन इट विल बी 1s2 2s2, और उसके बाद आएगा 2p6, देन इट विल बी 3s1 करके, है ना। तो अब तुम बोलोगे कि आयनाइजेशन का मतलब होता है 2s के इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ऐसा नहीं है। वेन एवर यू वॉन्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, कौन से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना पर चाहते हो, ये आपके हाथ में नहीं है कि तुम्हारा मन कर रहा है यार 1s का ना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेता हूँ, नॉट पॉसिबल। आपको हमेशा सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब तुम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब तुम्हारा रास्ता खुलेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। बट जब भी एक डिफाइन किया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम लोग बहुत ही सिंपली बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो आयनाइजेशन एनर्जी। बट कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको बोलना चाहिए ना हमें, क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ वर्ड्स हम लोगों को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में डालने हैं। दैट वर्ड्स आर, द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और सप्लाइड टू एन एटम या बाय एन एटम। अगर रिक्वायर्ड बोल रही हूँ तो बाय एन एटम, सप्लाइड टू एन एटम, वो इंग्लिश ग्रामर है और कुछ नहीं। बट कितनी एनर्जी मैंने दी एक एटम को ताकि वो एटम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे, इज नोन एज करके आप लोगों का व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। बट अगेन वन पॉइंट, अब एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं, राइट। तो अब इसमें भी एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है कि जिस एटम को मैं एनर्जी दे रही हूँ, लेट्स से मेरे पास एक सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का एक एटम होता है और उसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट। तो एक सॉलिड स्टेट में मैं कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करती। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कभी भी हम लोग एक्चुअल में क्या नहीं करेंगे करके, उसके सॉलिड स्टेट में उस एटम को या उसके लिक्विड स्टेट में उस एटम को हम लोग नहीं लेते हैं करके, कभी नहीं लेते। फिर कैसे क्या करना है, तो आपको एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का आपको गैसियस स्टेट होना चाहिए, बराबर। जिस भी आप पर्टिकुलर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो आपके पास वो पर्टिकुलर एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और गैसियस स्टेट में जब वो एटम आपके पास रहेगा तो आप उसमें इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एंड दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अब दूसरी कंडीशन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दी कि वो साथ ही साथ में वो एटम उसके गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए। मतलब ओके, क्या कुछ और, तो हाँ कुछ और भी है। अब क्या है, और
अब ये है करके कि आप गैशियस स्टेट में तो एटम को लोगे ही लोगे, साथ ही साथ में आपका जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आइसोलेटेड एटम? अब लेट्स से मेरे पास एक सोडियम का टुकड़ा है, ये आपको सोडियम का टुकड़ा मैंने दिया, इस टुकड़े में, इस विजिबल टुकड़े में अभी तो मिलियन बिलियन ऑफ एटम्स होंगे, है ना? तो मुझे उन मिलियन और बिलियन एटम्स को नहीं चाहिए, मुझे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एटम चाहिए है। उसका आप एक एटम निकालो। अब वो तो थोड़ा भी फिजिकली बोलना ही अजीब लग रहा है कि एक एटम कैसे निकालोगे, बट डेफिनेशन एक एटम के लिए बनाई गई है, ना कि मल्टीपल एटम्स के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में तुम्हें ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई एक आइसोलेटेड, पहली कंडीशन, दूसरी गैशियस एटम होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से आप जो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, उस प्रोसेस में आपने जो एनर्जी सप्लाई की, वो प्रोसेस में जो आप एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं करके। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और सप्लाइड to an atom for the removal of an electron from the isolated outermost orbit of the isolated gaseous atom is known as what? Ionization energy करके। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जा सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जा सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोला जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हम लोगों का, उसकी खुद की डेफिनेशन जो लिख लेना तुम लोग। अच्छा, नोट्स में पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। इस प्रोसेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे एनर्जी विड्रॉ करनी पड़ रही है एटम से। मैं इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी क्या करूँगी? सप्लाई करूँगी। किस चीज़ को? आपके एक आइसोलेटेड गैशियस एटम को। सो देयरफॉर ये जो आप लोगों की प्रोसेस है करके, कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी वाली प्रोसेस। ये जो आयनाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपकी जो प्रोसेस क्या होगी? हमेशा एंडोथर्मिक। क्यों ये प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक होगी? क्योंकि मैंने उसको एनर्जी दी, उसने एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब की। ठीक है, तो ये आपकी हमेशा कैसी होगी? आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, ये क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नोट्स यानी कि पॉइंट नंबर 3 पर। और क्या है पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 ये है आप लोगों के पास कि लेट्स इमेजिन मेरे पास एक एटम है एक्स। इस एक्स का गैसियस स्टेट में होना ज़रूरी है। इस एक्स के अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया एक्स पॉजिटिव, और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ। तो दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। क्योंकि मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला ना, आप एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इस बात का ख्याल रखना। एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन नो, कभी नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्स प्लस है, इस एक्स प्लस के अंदर से मैंने फिर से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो अब ये एक्स प्लस था, अब ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर में 2 प्लस। ठीक है, बाजू में मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि वो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस। फिर मान लो मेरा मूड हुआ कि चलो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर लेते हैं ताकि वो बन जाए एक्स की पावर 3 प्लस। फिर मान लो मेरा मूड हुआ एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं वो हो गया एक्स की पावर 4 प्लस। तो आप कभी भी एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? एक 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 करके आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो जब आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला, देन दैट एनर्जी आपने कुछ ना कुछ सप्लाई की होगी उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ है, बट इट विल नोन एज बेटर तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। जब आपके पास ऑलरेडी एक्स प्लस फॉर्म हो चुका था और एक्स प्लस फॉर्म होने के बाद आपने एक और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया तो उसने एक्स की पावर 2 प्लस बनाया, एंड इट विल नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2। फिर एक्स की पावर 2 प्लस था, आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, देन इट विल नोन एज व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3। फिर आपने एक और निकाल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4। ये दिख रहा है, ऑर्डर समझ में आ रहा है कि क्या होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? व्हेन यू रिमूव आपका क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, देन इट इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और जब ऑलरेडी आपका मोनोकैटायन बन जाता है, और मोनोकैटायन से आप जब उसको डाइकैटायन बनाते हो, डाइवैलेंट कैटायन, तो उस दौरान आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हो मोनो से डाई जाने के लिए, उसे कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन। डाई से ट्राई जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन, दैट इज थर्ड, एंड सो ऑन। ये चीज चलती रहती है। तो देखो, जनरली एक कंसेप्ट बनाया जाता है। इस कंसेप्ट को देखो मैं तो मानती नहीं हूँ, बट क्योंकि किताबों में लिखा रहता है इसलिए तुम्हें भी बताया जा रहा है। अदरवाइज एक ऐसा रूल बनाओ या जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो। इस रूल से न्यूमेरिकल वगैरह कोई सॉल्व नहीं होते, बट इन जनरल एक ऐसा देखा जाता है करके कि
जब आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला, जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम था, यानी कि जब आपके पास ये एक्स था, तब आपने उसके पास से जब इलेक्ट्रॉन निकाला ताकि वो एक्स प्लस बन सके, तो उस प्रोसेस में, ठीक है, एक्स से लेके एक्स प्लस बनने वाली जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको लेट्स से एक्स जूल की आयनाइजेशन एनर्जी लगी। कितनी लगी? एक्स जूल की। तो ऐसे में जब आप उस X प्लस जो बन चुका है, अब उसके मोनोवैलेंट कैटायन से जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे ताकि डाईवैलेंट कैटायन बन सके, तो आपको फिर से और एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। लेट्स से इस दौरान आपने Y जूल की अपनी एनर्जी क्या की? सप्लाई की। तो ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन अपन एक लिखते हैं करके, जनरल ऑब्जर्वेशन ये कि आपका जो यूजुअली जनरली आपका X जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू Y। क्यों आपका एक्स कम होता है एज कंपेयर टू वाई, ये लिखने की नीड नहीं है तुम्हें। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्यों? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जनरली ज़्यादा होती है, थर्ड उससे ज़्यादा होगी, सेकेंड से, फोर्थ उससे ज़्यादा होगी थर्ड से, बिकॉज जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो कैटायन बनता जाता है। यू नो बिटवीन न्यूट्रल एटम एंड बिटवीन कैटायन द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। और अगर साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना या उसको खींच के बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग आपके x टू y, x ग्रेटर देन y, ऐसा क्यों होगा? या फिर इन जनरल अगर मैं बातचीत करूं तो इन जनरल में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 है वो छोटी क्यों आएगी आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 से, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 क्यों बड़ी आएगी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 4 क्यों बड़ी आएगी आपके 3 से? उसका सिंपल सा एक रीज़न है, वो ये क्योंकि जब आप एक 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 करके एनर्जी आप जब देते हो तो ऐसे केस में आप उसके कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बीन रिमूव फ्रॉम कैटायंस, आर रिमूव्ड फ्रॉम कैटायंस, ठीक है। अब वो कहाँ से रिमूव किए जाते हैं? आपके कैटायंस से वो रिमूव किए जाते हैं। और जो तुम लोगों का कैटायंस होता है, उस कैटायन का जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। तो देयरफॉर साइज जितना छोटा होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा लगाई जाने वाली उतनी ज़्यादा होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे तुम निकालना चाह रहे थे वो ज़्यादा टाइट रहेगा, और अगर वो जितना ज़्यादा टाइट रहेगा आपको उतनी डिफिकल्टी फील होगी किस काम को करने के लिए? आपको आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन वाली प्रोसेस करने के लिए। तो ये था पूरा का पूरा हम लोगों का डिस्कशन। तो बेसिकली ऐसा इन जनरल हम लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी करके बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी करके, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या रखेंगे? पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं यूनिट्स। देखो वो एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो उसकी यूनिट कैलोरीज में रख सकते हो, ठीक है, या फिर जूल में रख सकते हो, या कैसे भी रख सकते हो। सो देयर आर वेरियस यूनिट्स, किलो जूल पर मोल ऐसे भी निकाल लो, ठीक है, किलो जूल पर कैलोरी ऐसे भी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, किलो कैलोरी, किलो जूल कैलोरी बोल दिया मैंने, या फिर इलेक्ट्रोवोल्ट में भी निकाल लो। दीज आर द वेरियस यूनिट्स वी कैन यूज फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। बट आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में अब आगे बढ़ने से पहले 5वां पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिपेंड करती है, वो वाला टॉपिक हमें देखना है करके। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे तुम लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी को डिपेंड होना पड़ता है? 2 मिनट, हाँ, ये वाली चीज़ ठीक है करके 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? सबसे पहला फैक्टर है, उसको डिस्कस करते हैं करके। सिंपल है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, या फिर आप एटॉमिक साइज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से एटॉमिक रेडियस और आप लोगों का एटॉमिक साइज करके।
तुम खुद सोचो, अगर किसी चीज़ का साइज छोटा होगा तो छोटे साइज में क्या होता है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, उस आउटर मोस्ट शेल पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स क्या होगा करके फील होगा कि अरे यार मैं ज़्यादा फोर्स फील कर रहा हूँ। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट है, अगर वो ज़्यादा फोर्स फील कर रहा है, तो ज़्यादा फोर्स फील करने से क्या होगा, सिंपल है वो चीज़ कि अगर उसने ज़्यादा फोर्स फील किया है, सो देयरफॉर करके ज़्यादा फोर्स फील करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलना नहीं चाहेगा। तो यानी कि इस चीज़ को अगर मैं सिक्वेंशियल लिखूँ तो अपन क्या लिख सकते हैं कि लेट अस इमेजिन, अगर किसी भी एटम का जो साइज होता है, अगर वो साइज आपका डिक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसे केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, या फिर सिंपल आई विल से जेड इफेक्टिव जो लग रहा है, वो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा करके इंक्रीज हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही क्या हो जाएगा, आपका टाइटली होल्ड हो जाएगा, बहुत ही टाइटली वो होल्ड हो जाएगा। और जितना टाइटली वो होल्ड होगा, उतना ज़्यादा टाइटली होल्ड होने की वजह से, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी फील होगी। किस काम में डिफ़िकल्टी फील होगी, डिफ़िकल्टी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको रिमूव इलेक्ट्रॉन करने में दिक्कत आएगी। और फिर भी अगर तुम जिद्दी हो कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तो जब डिफिकल्टी आएगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी विल बी सप्लाइड, ठीक है, आप ज़्यादा एनर्जी क्या करोगे करके उसको सप्लाई करोगे। और जब तुम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी करके इंक्रीज हो जाएगी, बराबर। यानी कि इससे क्या सीख मिलती है कि अगर साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जो जितना 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 छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतनी 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 बड़ी होगी। सो देयरफॉर वन स्टेटमेंट वी कैन मेक फ्रॉम हियर कि एटॉमिक साइज का या फिर एटॉमिक रेडियस वॉट एवर जो तुम्हें अच्छा लगे, वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। किस चीज़ से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी पे। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, ये आप लोगों का पहला टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी कंसेप्ट पे अड़िग रहूँ तो इसी अड़िग कंसेप्ट से मैं क्या एक छोटा सा यहाँ पे नोट नहीं क्रिएट कर सकती कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट अक्रॉस पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी कि पीरियड में मूवमेंट करने पर साइज घटता है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या होता है, घटता है। साइज घटेगा तो ऑब्वियस है कि देयरफॉर करके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि जब तुम बेरिलियम और बोरॉन में अगर मैं पूछूंगी किसका साइज बड़ा है, तो सिंपली तुम कहोगे कि हाँ बेरिलियम का साइज बड़ा है। लेकिन जब मैं ये पूछूंगी कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, देन यू विल से करके बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि बोरॉन का साइज कंपैरेटिवली बेरिलियम के छोटा है। देयरफॉर करके हम ये कह सकते हैं करके कि आपका जो बेरिलियम होगा उस बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जो बोरॉन होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी करके, ठीक है। अच्छा, तो वैसे ही अगर लेफ्ट टू राइट आपको एक छोटा सा प्यारा सा नियम बना सकते हो, तो वही नियम तुम लोग ग्रुप में भी क्रिएट कर सकते हो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, पॉइंट नंबर 2, जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में देखो ये चीज़ किस तरीके से काम करने वाली है करके। नीचे जाने पर जितना नीचे जाओगे साइज बढ़ता है, तो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि अगर साइज बढ़ा हुआ है तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइट फोर्स फील नहीं कर रहा। क्योंकि वो ज़्यादा टाइट फोर्स फील नहीं कर रहा है, सो देयरफॉर बहुत इजीली आप उसको क्या कर सकते हो करके निकाल सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक पे, इस टॉपिक के एक्सेप्शंस पे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पहले फैक्टर को हम क्लोज करते हैं, जो कि पहला फैक्टर क्या था, एटॉमिक रेडियस। अब आ जाते हैं फैक्टर नंबर 2 पे कि फैक्टर नंबर 2 देखो आप लोगों के पास आपकी दुनिया में क्या है करके। फैक्टर नंबर 2, 2 मिनट, हाँ रुको 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 रुको,
चलो अब आते हैं अपने फैक्टर नंबर 2 पर। ये फैक्टर नंबर 2 क्या है जिसके ऊपर आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। वो फैक्टर नंबर 2 हो सकता है आप लोगों का शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, वो क्या हो सकता है आपका दूसरा फैक्टर, वो हो सकता है शील्डिंग इफेक्ट। समझते हैं किस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट वो फैक्टर बन सकता है करके। देखो शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस बीइंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे, चाहे वो कोर इलेक्ट्रॉन्स हो या चाहे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो, उन पे एक सर्टेन फोर्स लगाता है। अब फोर्स इक्वल नहीं होता, तुम्हें पता है क्यों इक्वल नहीं होता, उसमें हम लोग रिपीट डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हाँ फोर्स इक्वल नहीं होता। अब ऐसे केस में जब वो आपका न्यूक्लियस उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है तो वो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस आखिरी तक बराबर फोर्स पहुंचने नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, उसको उसकी शील्ड या फिर एक स्क्रीन के जैसे वो एक्ट करते हैं ताकि न्यूक्लियस से लगाया हुआ फोर्स उन आगे के इलेक्ट्रॉन्स तक बराबर संख्या में ना पहुंच सके और बराबर क्वांटिटी में ना पहुंच सके, और आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन बेचारों को क्या करना पड़ जाए करके बेचारों को कम फोर्स मिले। होता है शील्डिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कल को आपके पास कोई एस या फिर आपके पास कोई पी सबशेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। एज वी नो कि एस और पी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन लोगों का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, इनकी जो शील्ड करने की मतलब एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, गुड शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर ये एक अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो आपके आगे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे या उनके आगे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उन आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, आपके मतलब जैसे एस और पी, लेट से एस और पी वाला यहाँ पर है तो उसके आगे वालों को, उसके पहले वालों को नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर देम, जो इलेक्ट्रॉन्स उनके बाद में आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर देम विल बी शील्डेड, वो क्या हो जाएंगे करके, शील्ड हो जाएंगे। शील्ड हो जाने का मतलब जितना फोर्स कायदे से उनको मिलना चाहिए था उतना फोर्स उनको नहीं मिलेगा। दे विल फील लेस फोर्स, ठीक है, दे विल फील लेस फोर्स, उनको लेस फोर्स फील होगा। और अगर उनको लेस फोर्स फील होगा तो ऑटोमेटिकली उनका साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो तुम तो जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को और अच्छा नहीं करता बल्कि घटाता है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँगी कि शील्डिंग इफेक्ट का आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो तुम बोलोगे जितनी ज़्यादा शील्डिंग अच्छी उतनी गंदी आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि इसका भी रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स में चलता है। इसका भी रिलेशनशिप कैसे चलता है, इनवर्स में चलता है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा शील्डिंग करोगे, आप शील्डिंग बोलो, या जितनी ज़्यादा आप स्क्रीनिंग करोगे ये भी बोल सकते हो, तो जितनी ज़्यादा आपने शील्डिंग की, जितनी ज़्यादा आपने स्क्रीनिंग की, आपकी उतनी ज़्यादा शील्डिंग या फिर आपकी उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ना कि बढ़ी बल्कि घट गई। तो जस्ट एस और पी में आप लोगों का शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे अपन एक नोट क्रिएट कर लेते हैं, चलो एक नोट बना लेते हैं। तो नोट में हमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, नोट में पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा कि जो शील्डिंग पावर होती है उस शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर होता है, वो शील्डिंग पावर का ऑर्डर कैसा होता है, सबसे अच्छी शील्डिंग एस करता है, हाँ, उसके बाद पी करता है, फिर उससे बेकार डी करता है और सबसे बेकार एफ करता है। तो ये शील्डिंग पावर है। लेकिन इमेजिन फॉर आप लोगों का nth शेल, अगर कोई मेरे पास मान लेते हैं एक ऐसा शेल है जिसके लिए एस भी पॉसिबल है, पी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है, एफ भी पॉसिबल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ाई की उससे हमको ये तो पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो 1 के केस में सिर्फ 1s ही पॉसिबल होता है, 1p 1d 1f डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके डज नॉट एग्जिस्ट, बल्कि अगर मैं 2 की बात करूँ व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, तो व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 तो वहाँ पे 2s एग्जिस्ट करता है, 2p एग्जिस्ट करता है, बट 2d और 2f एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने एक ऐसा क्वांटम नंबर चूज किया जिसमें आपका s भी आना चाहिए, p भी आना चाहिए और f भी आना चाहिए। लाइक दैट consider, we have considered a principal quantum number 4 because when principal quantum number is 4 then 4s, 4p, 4d, 4f all 4 subshells will exist.
तो जब आपके एंड में अगर सेम कर दूं और मैं पूछूं कि 4s एंड 4p के बीच में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बेटर है, तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली मुंह से निकलना चाहिए करके 4s की ज़्यादा बेटर है। ठीक है, प्रोवाइडेड दी कंडीशन कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा रखना है करके सेम। हाँ, ऐसा मत करना करके कि 2s का कंपैरिजन आप कर रहे हो करके 3p के साथ, ये मत करना, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वेरी कर रहा है ना। तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फिक्स कर दूँ तो फिक्स करने पे आपका जो ऑर्डर रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा कि S के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, P के लिए उससे ज़्यादा, D के लिए उससे ज़्यादा और F के लिए उससे ज़्यादा। शायद मैंने अभी ऊपर में ना कुछ उल्टा बोल दिया। मैंने पूछा था ना कि 4s और 4p में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, 4p की ज़्यादा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने 4s बोल दिया है। ठीक है, अगर ऐसा बोला है तो सॉरी। 4s की शील्डिंग ज़्यादा होगी बट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी करके 4p की ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका एक सेकेंड फैक्टर जो क्या करता है करके जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, राइट। तो इस फैक्टर से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो भी हम लोगों को डिस्कस करने हैं, लेकिन अभी उस एक्सेप्शंस को डिस्कस करने में टाइम है करके। नाउ हम मूव करते हैं अपने तीसरे फैक्टर पे जिस पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। वो तीसरा फैक्टर जिस पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, व्हाट इज़ द थर्ड फैक्टर? बहुत ही सिंपल है, वो होता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, वो कौन सा है आप लोगों का? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जितना सुनने में जितना फैंसी लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है करके ये पेनिट्रेशन इफेक्ट करके। ठीक है, देखो, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का पहले तो हम लोग लिख लेते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि पीई के साथ पहले तो डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है करके। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा? देखो, आपका जो एस सबशेल है, मान लेते हैं आपके पास एक एस सबशेल है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस पे कौन पेनिट्रेट, मतलब कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से चिपक के है? एस स्पेरिकल है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है, वो एस बराबर है, यूनिफॉर्मली है। और आपका जो एफ है, एफ वो उसका स्ट्रक्चर याद है तुम्हें कितना कॉम्प्लेक्स है करके, बराबर उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है करके सो देयरफॉर वो बहुत ही डिफ्यूज रहता है, मतलब उसके जो क्या कहते हैं छोटे छोटे उसके जो लोब्स होते हैं वो या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होते, वो डिफ्यूज्ड होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे अच्छी पेनिट्रेशन पावर किस सबशेल की है, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सबसे अच्छी पेनिट्रेशन पावर जो है वो आप लोग पेनिट्रेशन पावर जो है वो किसकी अच्छी है, सबसे पेनिट्रेशन पावर किस सबशेल की अच्छी है, तो वो सबसे अच्छी है होती है आपके एस सबशेल की, पी की उससे कम, और सबसे घटिया होती है एफ की। तो यानी कि एस वाला सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के जितने क्लोज होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी उस पर, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो अगर क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है तो उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स है तो देयरफॉर जब आपको उसका इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी करके। यानी कि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा फर्मली होल्ड रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मान लेते हैं कि पेनिट्रेशन इसकी स्पेलिंग पूरी लिख लेना। अगर किसी का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होगा करके, वो पर्टिकुलर चीज़ न्यूक्लियस के उतने ही क्लोज होगी। क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज होगी तो देयरफॉर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ पे ज़्यादा होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होगी तो हम ज़्यादा एनर्जी की जो सप्लाई है वो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हमारे ईगो पे बात आ चुकी है कि नहीं हमको तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही करना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई है तो देयरफॉर वही एनर्जी सप्लाई को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वी कैन से दैट as the penetration power increases the ionization energy also increases। तो ये हो गया आपका तीसरा, राइट। तो अब यहाँ से सोच लो एग्जाम्पल के तौर पर, रुक जाओ हाँ, तो ऐसे केस में अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा नोट बना लेते हैं और उस नोट में इसका एक पॉइंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो वो पॉइंट क्या है कि आपके पास कंसिडर करते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम का और मान लेते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास सिलिकॉन का।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। मेरे को तो रट गए हैं कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसा नहीं कि 50 सालों से पढ़ा रही हूँ इसे 50 सालों से रट गए। मैं जब खुद 11th में थी तभी मुझे रटे थे। वो डिपेंड करता है कि एक इंसान अपना दिमाग उस वक्त किस लेवल पे कैसा इस्तेमाल करता है। हो सकता है कोई लोग अभी छोटे हों 8th में 7th में, उनके पेरेंट्स उनको 8 7 से ही पढ़ाई करवा रहे हो सब चीज़ों की, तो उनको हो सकता है उतनी छोटी क्लासेस में भी रट गया हूँ। मैंने तो उतनी छोटी क्लासेस से पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, सिलिकॉन 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 और उसके बाद 3s2, और अब आया 3p कितना 2। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है, अब अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया करके कि बताओ किसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो एक लॉजिकल तरीके से एक इंसान ऐसा भी बोल सकता है, वी आर मूविंग फ्रॉम मैग्नीशियम टू सिलिकॉन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सो आपका सिलिकॉन जो होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल, वो ये भी बोल सकता है करके, है ना। अच्छा, लेकिन एक दूसरा इंसान ऐसे भी बता सकता है करके कि देखो, जब मुझे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कहाँ से रिमूव इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम, कहाँ से? आप लोगों का मैग्नीशियम, ठीक है। देन हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करें? देन इट इज़ फ्रॉम 3s। आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? 3s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि अगर मुझको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कहाँ से? आप लोगों के सिलिकॉन से, तो जब मुझे सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त मैं जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल से रिमूव कर रही हूँ वो 3s नहीं है बल्कि कौन है? 3p है। कंपेयर बिटवीन 3s एंड 3p, 3s 3p 3s 3p 3s 3p, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स कर दिया है हम लोगों ने। बताओ तो 3s और 3p में किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा अच्छी है करके? आपके s की पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, ठीक है। तो इसका कैसा होगा? इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसा होगा करके? इसका ज़्यादा होगा, और क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है करके, तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसा है करके? आप लोगों का लेस है करके, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी लेस होगी, और कंपैरेटिवली यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी करके? मोर होगी करके। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। अब आते हैं हम लोगों के चौथे फैक्टर की तरफ। अभी चौथा फैक्टर क्या है? ठीक है, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है 2 मिनट। देखो अब ये चौथा फैक्टर क्या है आप लोगों का? चौथे फैक्टर का पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। बराबर क्या पॉइंट है आपका? न्यूक्लियर चार्ज। कोई लोग ना जेड इफेक्टिव भी लिख देते हैं करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जेड इफेक्टिव बेसिकली है क्या करके? वो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स फील कर रहा है। तो तुम खुद सोचो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ने से साइज घट गया। तो साइज के टर्म्स में बोलो कि जेड इफेक्टिव के टर्म्स में बोलो, बातचीत सेम चलती है। न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा करके, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है करके, आपका न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर सोचो मैं आपका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो अगर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसे में जो न्यूक्लियस जो फोर्स फेंक रहा था उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, देयरफॉर फोर्स exerted by nucleus on इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन न्यूक्लियस के जो ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो जाएगा करके? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर फोर्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं करके फोर्स इंक्रीज हो गया है करके, तो आप लोगों का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है करके, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो चुका है। फोर्स बढ़ा लिया ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया करके? टाइटली हेल्ड हो गया है, चिपक गया है। और क्योंकि वो टाइटली चिपका हुआ है तो देयरफॉर डिफिकल्टी फील होगी हमें किस काम को करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफिकल्टी होगी, तो देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ करके कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि इससे क्या समझ में आया करके कि आप लोगों का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, उस न्यूक्लियर चार्ज को अगर आप बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है करके? बढ़ जाती है। यानी कि कैसा रिलेशनशिप चलता है इन लोगों के बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। किसका? न्यूक्लियर चार्ज का करके, और उसके अलावा किसका? आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी का।
अब एक पांचवा और आखिरी फैक्टर हम लोग देखते हैं करके कि कौन से पॉइंट पे अब वो डिपेंड करती है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस फैक्टर पे बहुत सारी चीज़ें आगे बेस होंगी। वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली बार लिखना सीखा था, नया टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुमने उसमें ये पाया था करके कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई सबशेल आपका हाफ फिल्ड है, यदि आपका कोई सबशेल फुली फिल्ड है, जैसे पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके रखने की कैपेसिटी कितनी है 6, तो उसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा P6 होगा, और उसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा P3 होगा। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने की कैपेसिटी कितनी है 10, ठीक है। अब उसका हाफ फील्ड कितना होगा 5 होगा। एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने की कैपेसिटी कितनी है 2, उसका फुली फील्ड कितना होगा 2 होगा, उसका हाफ फील्ड कितना होगा 1 होगा। तो जब किसी एलिमेंट के एटम के पास इस प्रकार का फुल्ली फील्ड या फिर इस प्रकार का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो फुली फिल्ड या फिर वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला एटम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है ये ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, राइट? वो अभी पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर में, अब हर चैप्टर में अगर अपन ये पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हर चैप्टर में तो मैं ऑब्वियसली सिखा नहीं सकूंगी, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा आपका हाफ फिल्ड और आपका क्या नाम है कंप्लीटली फिल्ड एज कंपेयर टू अदर वंस, उतनी ही दिक्कत होगी किसी स्टेबल चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में। और जितनी दिक्कत किसी स्टेबल चीज़ के अंदर से होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो आपको दिक्कत को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। आप ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या? ज़्यादा एनर्जी का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि इसके बारे में अगर मुझे प्रवचन लिखना हो तो मैं क्या कहूँगी कि अगर किसी एटम के पास हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड को मैं H.F लिख रही हूँ, तुम लोग पूरी स्पेलिंग लिखना, या फिर फुल्ली फिल्ड F.F कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिनके पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके अंदर स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनके अंदर होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से हमें डिफ़िकल्टी फील होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो देयरफॉर हमको ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी क्या करनी पड़ती है? सप्लाई करनी पड़ती है। और जब हम लोग मोर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, यानी कि हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपके आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो आपको उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है करके, ठीक है। तो ये तो पूरी बातचीत हुई उन फैक्टर्स के बारे में जिनसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी पे जो मतलब वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं करके, ठीक है, जिस पे वो डिपेंड करता है वगैरह वगैरह। और उसके बाद अभी कुछ एक नोट बना लेते हैं। नोट बना लेने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे आयनाइजेशन एनर्जी तो अगर किसी ने को बोलने से जानते हैं कि अच्छा हमें बोलना है कि अच्छा हमें इतना है, कितना जाने तो है उतना चाहिए, ठीक है, उसमें एक्सप्रेशंस वगैरह करके फिर वो नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन उसको बिल्ड कर लेते हैं। तो अब इसमें एक पॉइंट हम लोगों को देख लेना चाहिए करके, वो ये है करके कि एक मिनट को नहीं रहने दो, उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में ही कवर करते हैं करके, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को फिर मैं अभी कैसा रोकती हूँ करके, और इसके बाद इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इसके बाद वाली वीडियो में आएंगे, ठीक है।